हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काईराइज एकेडमी। आज है 20 जून और हम यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज का क्वेश्चन है अग्निपथ स्कीम के बारे में। विल अग्निपथ स्कीम लीड टू मिलिटराइजेशन ऑफ सोसाइटी? ये एक मेन कंसर्न है ये स्कीम के रोल आउट होने पे। डू यू एग्री? शेयर योर व्यूज। पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट के बारे में। अग्निपथ स्कीम लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट एज द ओनली मोड ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर सोल्जर्स, सेलर्स एंड एयरमैन फॉर पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक्स। इट विल बी द ओनली मोड ऑफ रिक्रूटमेंट एंड इट एम्स फॉर ऑल क्लास ऑल इंडिया सर्विसेज। एज ग्रुप है 17.5 ईयर्स टू 23 ईयर्स। पहले 21 ईयर्स था, फिर उसको एक्सटेंड कर दिया 23 ईयर्स पे। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है 4 साल के लिए और हर एक साल में 45 सोल्जर्स लिए जाएंगे अंडर 3 सर्विसेज अंडर द स्कीम। उसके बाद जो मेन कंसर्न है वो है कि 25% ही आउट ऑफ द 45,000 सोल्जर्स एवरी ईयर जो अग्निवीर कहे जाएंगे उनको रेगुलर मिलिट्री में एनलिस्ट किया जाएगा। बाकी के 75% वुड बी अनएम्प्लॉयड। और बाकी के जो बेनिफिट्स है लाइक जो डेथ हो गई, डिसेबिलिटी हो गई ड्यूरिंग द सर्विस, उसके लिए कवर दिया गया है। पर जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स है जैसे पेंशन और ग्रेटिट्यूड वो इसमें अवेलेबल नहीं है। ये एक उसके बाद गवर्नमेंट और ये स्कीम को बेहतर बनाने के लिए 3 साल डिग्री का प्रोग्राम भी दे रहे हैं इन ऑर्डर टू मेक देम एम्प्लॉयबल वंस आउट ऑफ सर्विस। फर्दर 10% रिजर्वेशन मिलेगी इन वैकेंसीज इन CAPFs, फिर आसाम राइफल्स, फिर कोस्ट गार्ड एंड डिफेंस सिविलियन जॉब्स एंड इन डिफेंस PSUs। ये था ये स्कीम के बारे में। अब बेनिफिट्स क्या है फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड मेनी ऑफ इट्स सपोर्टर्स? एक ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव है। इससे जो आर्मी होगी, जो हमारे तीनों फोर्सेस होंगे, उसकी वो यंगर होगी, लीनर होगी, विद एवरेज एज 25 ईयर्स होगी फ्रॉम द प्रेजेंट 32 ईयर्स। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ लार्जर बजट लेआउट फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस पे हम आगे की स्लाइड्स में बात करेंगे कि कैसे हम एक्सपेंस अभी कम होगा और ये स्कीम की जरूरत क्यों थी। फिर दे विल बी इजीली ट्रेन फॉर न्यू टेक्नोलॉजीज बिकॉज यंग क्राउड है। इट विल रिप्रेजेंट द इंडिया एज अ होल एज अ यंगर जनरेशन। फिर उसके बाद ये जो भी ट्रेंड होंगे मिलिट्री में वो फिर सिविलियन वर्ल्ड में मोर डिसिप्लिन पर्सन की तरह आएंगे। और ये स्कीम बाकी की कंट्रीज की स्कीमों को स्टडी करने के बाद इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जैसे US, रशिया, UK, इजराइल, फ्रांस एंड जर्मनी 2 साल से उनकी स्टडी की और उसके बाद ये स्कीम इंडियन सिनेरियो को देखते हुए फॉर्मुलेट किया गया है। नीड क्या थी? ह्यूज फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस ऑफ पेंशन थे। फाइनेंशियल मोटिव्स ये थे कि OROP स्कीम की वजह से जो ऑफिशियली नवंबर 2015 में इंस्टीट्यूट की गई थी फॉर 25 लाख डिफेंस पेंशनर्स। एनुअल इम्प्लीकेशन ये था कि 7,000 करोड़ उसमें जा रहा था और उसके बाद धीरे धीरे फाइनेंशियल बर्डन इंक्रीज होते गया एंड इन द करंट फाइनेंशियल 1,20,000 करोड़ जा रहा था फॉर पेंशंस एंड सैलरीज ऐड करे तो अनदर 1,63,000 crores for salaries. That is 54% of allocation for the defense ministry. ये थे फाइनेंशियल मोटिव्स। ये अभी करंट सिनेरियो है कि हमारे डिफेंस बजट पे बहुत ज्यादा बर्डन है सैलरीज और पेंशन का, जिसके वजह से जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो हो नहीं पा रहे। नीड ये स्कीम की क्यों थी कि ह्यूज फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस ऑफ पेंशन, लॉन्ग लीड मॉडर्नाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन अब और डिले नहीं कर सकते हैं। सपोज एयरफोर्स की बात करो तो फाइटर जेट्स की कमी है, फिर इंडियन नेवी में भी शिप्स कम है, इंडियन आर्मी में भी 1 लाख शोल्डर्स का शॉर्ट है। एंड ये स्कीम इज एन इम्प्लिसिट एक्नॉलेजमेंट दैट इंडियन इकोनॉमी इज इनकेपेबल ऑफ सपोर्टिंग आर्म्ड फोर्सेस दैट इंडिया नीड्स। फिर एक्टिव मिलिट्री थ्रेट है फ्रॉम 2 एडवर्सरीज, चाइना एंड पाकिस्तान। फिर इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस है इन कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इवन इन सदर्न स्टेट्स फ्रॉम श्रीलंका थोड़े थ्रेट्स आते रहते हैं। एंड गवर्नमेंट ने ये वे आउट निकाला कि मैनेज थ्रू बजट, बजट को मैनेज करो और जो डिफेंस का मॉडर्नाइजेशन हो वो भी कर सके और इकोनॉमी को भी बाद में बेनिफिट हो थ्रू मोर डिसिप्लिन्ड एम्प्लॉयज। प्रोटेस्ट हो गए ये स्कीम को लेके, लार्ज स्केल प्रोटेस्ट वर देयर इन मेनी स्टेट्स, नोटेबली इन उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, तेलंगाना, जहाँ से ज्यादातर साइजेबल मैन पावर आता है फॉर आर्म फोर्सेस।
इश्यूज मेजर ये है कि एक तो शॉर्ट टाइम है, उससे जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है या फाइटिंग कैपेबिलिटीज है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, बिकॉज ये कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, तो इसका जो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस है वो बाद में ही पता चलेगा। सो ये कहा जा रहा है कि शॉर्ट टाइम है, उसमें उतनी स्किल्स एक्वायर नहीं हो सकती फॉर सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स को रन करने के लिए। फिर मिलिटराइजेशन ऑफ सोसाइटी हो जाएगा। उसका क्या मतलब है कि जैसे हाई लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होंगे उस टाइम पे 45 करोड़ इंडियंस जॉब्स ढूंढ रहे होंगे, और उसमें अगर ये कुछ हजार यंग मैन जो आर्मी में ट्रेन हुए हैं वो उसमें जुड़ते रहेंगे, तो दूसरी कंट्रीज जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है, रवांडा, फिर यूगोस्लाविया एंड पार्टीशन के टाइम भी अगर हम हिस्ट्री में देखें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिसमें डीमोबिलाइज सोल्जर्स थे, उन्होंने इंक्रीज वायलेंस किया है अगेंस्ट द माइनॉरिटीज। सो देयर इज दिस स्कूल ऑफ थॉट कि जो एक बार मिलिट्री में ट्रेन हो जाए उसका अलग माइंडसेट होता है एंड वो फिर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट का उसमें फ्रस्ट्रेशन आ जाए तो वो उसी और पे वायलेंस इन्फ्लिक्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक मेजर इश्यू है टुवर्ड्स मिलिटराइजेशन ऑफ सोसाइटी। फिर डाइल्यूशन ऑफ रेजिमेंट एथोस। सो इफ यू सी द हिस्ट्री, व्हेन यू रीड द मॉडर्न हिस्ट्री, वहाँ पे रेजिमेंट के पीछे बहुत ज्यादा उनकी लॉयल्टी थी, हर एक रेजिमेंट के अलग स्किल सेट्स थे। तो ये जो पॉलिसी है वो उसको डिल्यूट करता है और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट लीडरशिप स्ट्रक्चर्स और फिलोसॉफी को चैलेंज करता है, तो उसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो सकता है। और ये ड्रॉप करता है स्टेट वाइज कोटा को, जो बेस हुआ था रिक्रूटेबल मेल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट विच वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1966। तो उसमें क्या होता था, आर्मी का इम्बैलेंस प्रिवेंट होता था, और ताकि कोई एक स्टेट से डोमिनेट ना हो, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कम्युनिटी या एथनिसिटी से भी कोई आर्मी डोमिनेट ना हो, तो वो इम्बैलेंस प्रिवेंट करता था। अब विथ ऑल क्लास एंड ऑल इंडिया ये इम्बैलेंस वापस आ सकता है, एंड उससे फिर जो सीड करने की फीलिंग्स भी आ सकती है। सो इट्स नॉट गुड कि बिकॉज कोई एक एरिया के अगर ज्यादा आर्मी में हो तो वो एरिया फिर अलग कंट्री की डिमांड भी कर सकता है, जैसे कश्मीर में देखा गया था, श्रीलंका में था, पाकिस्तान वाले पंजाब में था। तो वो एक बैलेंस हमेशा से रखा गया है फ्रॉम 1966। फिर डिससेटिस्फैक्शन भी राइज कर सकता है बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 years ऑफ ट्रेनिंग। ऑल्सो इट हिट्स ऑन द प्रेस्टीज। आर्मी में रहना वो बहुत प्रेस्टिजियस जॉब माना जाता है, उसमें सैलरी, यूनिफॉर्म, प्रेस्टीज मिलता है, ये जो ब्रिटिशर्स ने सेट किया था। तो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते थे, रिवॉर्ड्स मिलते थे, ग्रांट ऑफ लैंड्स होती थी, तो बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्टिव सर्विस रही है काफ़ी जनरेशन्स के लिए, एंड सेम फैमिली से डिफरेंट जनरेशन्स यूज्ड टू सर्व इन आर्मी, ट्रेडिशन को ऑनर करते हुए। सो देयर वाज अ सोशल स्टैंडिंग एंड प्रिविलेज वेयर पेंशन्स रिजल्टेड इन कंफर्टेबल लाइफ। पर अभी ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट हो गया, उसमें ये कोई प्रेस्टीज या स्टेटस नहीं है, और उससे फिर जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है आर्मी को एक बहुत ही हाई लेवल पे देखने का, वो ब्रेक होता है। तो रिकमेंडेशंस क्या है कि एक तो इनिशियल पीरियड जो 4 साल है उसको और एक्सटेंड किया जाए, और जो री एनलिस्टमेंट है वो एटलीस्ट 50% ऑफ अग्निवीर को लिया जाए, अब जो अभी 25% ही है। तो स्कीम बेसिकली इट हैज बीन डिजाइन टू अनेबल द यूथफुल प्रोफाइल ऑफ इंडियन आर्मी। अपॉर्चुनिटी मिलेगी यूथ्स को कि यूनिफॉर्म पहने और कंट्री को सर्व करे, अच्छे से स्किल्स ले, डिसिप्लिन लाइफ जिए, मोटिवेटेड मैन पावर हो सोसाइटी में। पर ये सोशल सिक्योरिटी पे हिट करता है, डिग्निटी पे हिट करता है, और मिलिट्री फैटिग भी अट्रैक्ट करता है। जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट को फाइनेंशियल सेविंग्स करना है, उससे ये प्रोफेशन का जो आर्मी का एक ओहदा है उसे वो रिस्क पे लाता है, वो उसके डिग्निटी पे हिट कर रहा है, और स्टेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो गेट्स हैम्पर्ड, सेफ्टी ऑफ द कंट्री गेट्स ऑल्सो हैम्पर्ड, बिकॉज ये जो मिलिटराइज क्राउड है वो लेटर ऑन इफ दे आर नॉट मेंटली स्टेबल दे कैन गिव रेस टू रायट्स एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। फिर जो लोन अटैक्स हो रहे हैं यूएस में, वैसा भी सिनेरियो इंडिया में देखने को मिल सकता है। On the other side is other recommendations can be रोलिंग बैक द स्कीम, एंड ये जो स्विस मॉडल यूज कर सकते हैं जहाँ पे एट द एज ऑफ 16 to 18 2 साल की ट्रेनिंग होती है जो सबको देना होता है ना, आफ्टर दैट the members of the society are free to choose their careers,
and it was more focused on self defense and living a more disciplined and consistent life and have a good physique, मतलब not obesity को कॉम्बैट करता है। तो हर एक को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, उस बेसिस पे मॉडल किया गया है। तो हम ये ट्रेनिंग स्कूल या कॉलेजेस में ला सकते हैं या फिर उसका स्पेशल कोर्स बना सकते हैं। जिनको पहले से डिफेंस में जाना हो वो कॉलेज में एक 3 साल का कोर्स कर ले और उसके बाद सिर्फ गवर्नमेंट को 6 मंथ्स की ट्रेनिंग में इंडक्ट कर सकते हैं। सो ये था एक रिकमेंडेशन मेरे व्यू में कि ये भी एक ऑप्शन है, कर सकते हैं। सो ये आज के लिए बस इतना ही। इसको आप अच्छे से स्टडी कीजिए और फिर अपने वर्ड्स में आप नोट डाउन कीजिए, बिकॉज आप जानते ही है कि यूपीएससी मींस आंसर राइटिंग हमें पेपर पेन से लिखना है, तो टाइपिंग मत कीजिए और पेन को उठाइए और पेपर पे लिखिए अपने व्यूज, ताकि आपको अच्छी सी प्रैक्टिस मिलेगी। और स्पीड का भी ध्यान रखिएगा। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।